ट्रेन मशरकी पंजाब के मैदानी इलाकों में आई तो सर्दी की वो शिद्दत ख़त्म हो गई जो ऊपर कश्मीर की पहाड़ियों में थी। कश्मीर की पहाड़ियों में तो बर्फबारी हो रही थी मगर नीचे मैदानों में सर्दी कम अज़ कम मुझे खुशगवार लग रही थी। जालंधर पहुंचकर मालूम हुआ कि मुझे दिल्ली के लिए गाड़ी बदलनी पड़ेगी, जहां मुझे 1 घंटा रुकना पड़ा। ये अरसा मैंने पूरी तरह चौकस रहकर गुजारा क्योंकि यहाँ खुफिया पुलिस मेरा पीछा कर चुकी थी। अगरचे मेरे पास तुरप का पता यानी सेंट्रल सीक्रेट पुलिस का खुफिया नंबर वाला कार्ड मौजूद था, फिर भी मुझे काफ़ी होशियार रहना पड़ा क्योंकि ये खुफिया कार्ड मैं किसी खास मौके पर काम में लाना चाहता था। दूसरी बात ये थी कि ये खुफिया नंबर वाला कार्ड अगर मुझे किसी भारी मुसीबत से बचा सकता था तो किसी उससे भी ज़्यादा भारी मुसीबत में फंसा भी सकता था। मिसाल के तौर पर अगर इस बात पर कोई पुलिस एहलकार ज़रा सी भी तफ्तीश करता कि ये कार्ड मेरे पास कहाँ से आ गया है तो मेरा भांडा फूट सकता था। ये कार्ड तो रवां रवि में मेरे काम आ सकता था कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी को पुलिस की नाकाबंदी ने रोक लिया है, मैं कार्ड दिखाऊं और गुजर जाऊं। लेकिन अगर किसी जगह मैं पकड़ा जाता हूं और ये कार्ड दिखाता हूं तो मुझसे पूछ कुछ भी हो सकती थी कि कार्ड मेरे पास कैसे आ गया है। बहरहाल 1 घंटा गुजर गया। मैं दूसरी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। दिल्ली तक कोई खुशगवार या नाखुशगवार वाक़या पेश न आया। ये कोई रात के 8 सवा 8 बजे का वक्त होगा जब गाड़ी भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली के स्टेशन में दाखिल हुई। इस शहर में मैं पहले भी आ चुका था। मर्द मुजाहिद गुल खान ने मुझे इसी शहर में धमाका खेज यानी एक्सप्लोजिव की तरबियत दी थी। कमांडो ट्रेनिंग के जो सबक बाकी रह गए थे वो भी गुल खान की ज़ेरे हदायत मैंने पूरे किए थे, मगर कश्मीरी कमांडो शेरवान ने मुझे ख़ास तौर पर हदायत की थी कि मैं सिवाय इंतहाई अहम ज़रूरत के गुल खान से मिलने से गुरेज करूं। शेर अली खान के रेस्तोरां का नाम और उसका एड्रेस मेरे पास मौजूद था। मैंने दिल्ली स्टेशन से निकलते ही टैक्सी ली और उसे नई दिल्ली के इलाके 12 खंबे चलने का कहा। दिल्ली शहर रोशनियों में नहा रहा था, सड़कों पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। नई दिल्ली के इलाका शहर का मॉडर्न और फैशनेबल इलाका था। यहाँ एक जगह दायरे की शक्ल में बहुत सी दुकानें और स्टोर हैं। इन दुकानों के आगे दायरे की शक्ल में छत वाला फुटपाथ बना हुआ है जहाँ कितने ही सतून लगे हैं। यही 12 खंबे का इलाका है। यहाँ मैं पहले भी गुल खान के साथ 1-2 बार आ चुका था। टैक्सी मैंने छोड़ दी और शेर अली के रेस्तोरां की तलाशी शुरू कर दी। एक जगह नेवन साइन में लिखे हुए काफ़ी शॉप के अंग्रेजी अल्फाज जगमग कर रहे थे। यही शेर अली के रेस्तोरां का नाम था यानी काफ़ी शॉप। इस रेस्तोरां का असली नाम मैंने छुपा दिया है। असली नाम कुछ और था, मगर अब अगर मैं असली नाम पे लिख दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब वहाँ ना शेर अली है और ना उसका रेस्तोरां ही बाकी है। रेस्तोरां के बाहर दरवाजे में दिल्ली की मशहूर कुतुब साग की लाठ का छोटा मॉडल शीशे के बक्स में सजा हुआ था। अंदर ट्यूबलाइट रोशन थी, दरवाज़ा शीशे का था। मैं रेस्तोरां में दाखिल हो गया। फर्श पर सुर्ख कालीन बिछा हुआ था। जहाँ बाजारात के खाने की मेज़ें लगी थीं, जहाँ औरतें मर्द बैठे खाना खा रहे थे। फिजा में बांसुरी के धीमे धीमे सुर मौसीकी का जादू जगा रहे थे। औरतें साड़ियों में मलबूस थीं। नौजवान लड़कियों ने भरपूर मेकअप किया हुआ था और बालों में फूलों के गजरे लगाए हुए थे। कई लड़कियों ने घुटनों से फटी हुई जीन्स पहन रखी थी। बाहर सर्दी थी मगर रेस्तोरां की फिजा फूलों और मुख्तलिफ कीमती परफ्यूम्स की महक के साथ हल्की हल्की गर्माइश भी थी, जिसने माहौल पर बड़ा खुशगवार असर डाला। एक पावर्दी नौजवान वेटर मेरी तरफ बढ़ा। उसके हाथ में खाने के मेनू था। उसने मुझसे मेरे टेबल का नंबर पूछा। मैंने उसे अंग्रेजी में कहा कि रेस्तोरां के मालिक से मिलना है। कमांडो ट्रेनिंग और कमांड स्पाइंग की ब्रीफिंग के दो ये बात ख़ास तौर पर मेरे जहन नशीन कर दी गई थी कि मैं इंडिया के ऊपर या अपर क्लास के लोगों में ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी में बात करूं क्योंकि इंडिया में अंग्रेज़ी का असर व रसूख ज़्यादा है। चुनांचे मेरे अंग्रेज़ी बात करने पर वेटर ने सर को ज़रा से झुकाकर सर कहा और मुझे अपने साथ एक राहदारी में ले गया। राहदारी में भी सुर्ख कालीन बिछा हुआ था। वो एक दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उस दरवाजे के बाहर माइक्रोफोन बॉक्स लगा था। उसने बटन दबाकर अंग्रेजी में ही कहा कि सर एक साहब आपसे मिलना चाहते हैं। स्पीकर पर धीमी सी आवाज़ आई, कौन है ये साहब, कहाँ से आए हैं? मैंने वेटर को जवाब देने की बजाय माइक के करीब मुंह ले जाकर कहा, सर मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ, मुझे कारोबारी सिलसिले में शेर अली साहब से मिलना है, उन्हें अंदर भेज दो। स्पीकर पर एक लम्हे के लिए आवाज़ बुलंद हुई और फिर स्पीकर खामोश हो गया। वेटर ने दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, सर अंदर तशरीफ ले जाएं। वो चला गया। मैंने दरवाजे की पीतल की हत्थी को जरा सा बाएं जानिब घुमाकर दरवाज़ा खोला। कमरे में आला किस्म के गैर मुल्की परफ्यूम और सुगार की तेज़ खुशबू मेरे करीब से निकल गई। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था मगर बड़े सलीके से सजाया गया था। सुनहरी बॉर्डर वाला सोफ़ा बड़ा कीमती था। गुलदान में वलैती गुलाबों का गुलदस्ता सजा हुआ था। दीवार पर सिर्फ 3 फ्रेम में लगी हुई तस्वीरें लगी थीं। दरमियान में महात्मा गांधी की तस्वीर थी और दाएं बाएं नेहरू और इंदिरा गांधी की तस्वीरें थीं। इन तस्वीरों के नीचे बड़े सोफे
पर आला खद्दर के कुर्ते के ऊपर भूरे रंग के गर्म नेहरू वास्कट पहने बड़े इत्मीनान से एक सूट बूट वाले आदमी से बातें कर रहा था। मैंने उसे पहचान लिया था, उसकी वजह से मुझे कमांडर शेरवान ने कश्मीर से चलते वक्त दिखा दी थी। शेर अली ने मुझे कमरे में दाखिल होते देखकर भौंवे उठाकर मेरी तरफ देखा और खालिस कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने खड़े खड़े उर्दू में कहा, मैं दिल्ली का हूँ मगर वालिद साहब के साथ हैदराबाद में बिजनेस करता हूँ। इसी सिलसिले में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। शेर अली ने बड़ी बेनियाजी से हाथ के इशारे से मुझे सोफे पर बैठने के लिए कहा और सूट बूट वाले आदमी से बातों का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। सूट बूट वाला कोई ब्रीफकेस में से कुछ कागजात निकालकर उसे दिखाने लगा और अंग्रेजी में कहा, सर, मंत्री साहब के पीए आपके दोस्त हैं। अगर आप मंत्री साहब को नहीं कहना चाहते तो उनके पीए से कहकर यह दस्तखत करवा दीजिए। मेरा 2 करोड़ का बिल 6 माह से रुका हुआ है। शेर अली ने उस आदमी को तसल्ली देते हुए कहा, आप ये कागजात अपने पास ही रखें, मैं मंत्री जी के पीए से बात करता हूँ। आप ऐसा करें, कल मुझे किसी वक्त फ़ोन करके मालूम कर लें। सूट बूट वाला आदमी ब्रीफकेस में कागज रखने के बाद उठा, हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर शेर अली को प्रणाम किया, उसका शुक्रिया अदा किया और सर झुकाए दरवाजे की तरफ बढ़ा। शेर अली अब मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। वो सिगार पी रहा था। मेरी निगाहें सूट बूट वाले आदमी पर लगी हुई थीं। जब वो कमरे से निकल गया और दरवाज़ा बंद हो गया तो मैं खामोशी से शेर अली को देखने लगा। शेर अली ने सिगार का हल्का सा कच लिया। उसकी उंगली में हीरे की अंगूठी ने बिजली की रोशनी में हल्का सा लश्कारा मारा। ये शख्स वाकई बड़े ठाठ से यहाँ रह रहा था। फरमाइए, आप कैसे तशरीफ लाए हैं? कमांडो सिपाही का एक सुनहरी असूल ये भी होता है कि वो फजूल गुफ्तगू कभी नहीं करता, वो वक्त की कीमत पहचानता है। चुनांचे मैंने फजूल बातों में वक्त ज़ाया करने की बजाय वो खुफिया कोड जुमला बोल दिया जो मुझे कमांडो शेरवान ने बताया था। मेरी ज़बान से ये जुमला सुनते ही शेर अली ने पहला काम ये किया कि साथ ही तिपाई पर रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाकर किसी से कहा, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, मैं बड़ी ज़रूरी कारोबारी मीटिंग में हूँ। रिसीवर रखते हुए शेर अली मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। अगरचे शक्ल सूरत से ये बात साबित हो चुकी थी कि यही मर्द मुजाहिद शेर अली है, मगर ज़ाब्ते के मुताबिक ज़रूरी था कि वो मेरे कोड वाले खुफिया जुमले का जवाब खास कोड में दे। मैं टिक टिकी बांधे शेर अली को तक रहा था। मैंने कोड अल्फाज एक बार फिर दोहराए। अब शेर अली को याद आ गया कि उसे भी कोड में जवाब देना है। चुनांचे उसने जवाब में एक खुफिया जुमला बोला। ये वही जुमला था जो कमांडर शेरवान ने मुझे बताया था। शेर अली सोफे से उठकर दरवाजे के पास गया, उसे लॉक करके मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आइए अंदर चलकर बिजनेस पर बात करते हैं। इस कमरे के साथ ही एक छोटा सा बेडरूम था। यहाँ सिंगल बेड लगा था, सोफा सेट बिछा था। दरमियान में काफ़ी टेबल पर कर्नाटक की डांसिंग गर्ल की कांसी का मुजस्मा रखा था। कोने में छोटी मेज़ पर राम और सीता की 2 मूर्तियां सजी हुई थीं। शेर अली के बड़े बड़े और बेडरूम का सारा माहौल हिंदुआना था। बेडरूम में आकर शेर अली ने मुझे बैठने का कहा, फिर खुद भी मेरे सामने बैठ गया। सिगार उसने एस्ट्रे में मसल कर बुझा दिया था। बेडरूम में मैं तुमसे ज़्यादा आज़ादी से बात कर सकता हूँ, अगरचे ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी मैं बेहद एहतियात से काम लेता हूँ। मेरे यहाँ सरकारी दरबारी हर किस्म के आदमियों का आना जाना रहता है। ख़ास तौर पर मैं तुमसे यहाँ बेडरूम में ही बात करनी मुनासिब समझता हूँ। मुझे शेरवान का पैगाम मिल गया था, मैं तुम्हारा इंतज़ार ही कर रहा था। मैं तुम्हें कोई उधेड़ उम्र का आदमी समझता था, मगर तुम तो बिल्कुल नौजवान हो। बहरहाल तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तुमने खाना खाया? मैंने कहा, नहीं, स्टेशन से सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ। तो फिर ऐसा करो कि नीचे चलकर पहले खाना खा लो, उसके बाद तुमसे बातें होंगी। आओ मेरे साथ। शेर अली मुझे अपने साथ नीचे डाइनिंग हॉल में ले गया। एक कोने में उसके खास मेहमानों के लिए मेज़ लगी हुई थी, वहाँ हम बैठ गए। खाना बड़ा पुरतकल्लुफ़ था। इस दौरान मुझसे दिल्ली के मौसम और पोल्यूशन के बारे में बातें करता रहा। बहरा कोई डिश लेकर आता, वो आंध्र प्रदेश के मौसम की बातें शुरू कर देता। रेस्टोरेंट का मैनेजर भी वहाँ आ गया। उसने आते ही झुककर शेर अली से कहा, सर, मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ। सर, शेर अली ने उससे मेरा तारुफ कराते हुए कहा, इनसे मिलो विक्रम जी, ये मेरा भांजा अरसलान है। 7 बरस लंदन में रहकर वापस भारत आया है। अब हैदराबाद में कैटरिंग का काम शुरू किया है। मैनेजर का नाम विक्रम कुमार था। उसने हाथ जोड़कर मुझे नमस्ते कहा और अंग्रेजी में कहा, सर, किसी चीज़ की ज़रूरत हो मैं हाजिर हूँ। मैनेजर चला गया तो शेर अली कहने लगा, यहाँ मैं तुम्हें अपना भांजा ही ज़हर करूँगा। याद रखना, तुम्हारा नाम अरसलान है। तुम सिर्फ आज की रात मेरे पास ही रहोगे, इसके बाद तुम्हारी रहाइश का अलग बंदोबस्त कर दिया जाएगा।
लेकिन तुम इस दौरान मेरे रेस्टोरेंट से बाहर नहीं जाओगे, मेरे बेडरूम में ही रहोगे। मैं नहीं चाहता कि आज रात के बाद यहाँ के आदमी तुम्हें दोबारा देखें। मैंने कोई इतराज न किया, समझ गया कि ये मेरे इस मिशन का एक हिस्सा ही होगा जिसको लेकर मैं कश्मीर से चला था और उस शख्स शेर अली के पास आया था जो इंडिया के दारुल हुकूमत में बैठा था और जिसकी ज़ेरे हदायत मुझे अपनी इंतहाई अहम और खुफिया मिशन को शुरू करना था। यहाँ हमारी मेज़ लगी थी, वहाँ बड़ी मध्यम रोशनी थी और हमारी शक्लें 5-6 गज के फासले से शायद ही किसी को नजर आती हों। खाना खाने के बाद मैं शेर अली के साथ उसके बेडरूम में आ गया। उसने कहा, अब तुम यहाँ आराम करो, मैं रात के पिछले पहर आऊँगा, दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देना। ये कहकर वो चला गया। मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि शेर अली के जहन में ज़रूर कोई ख़ास स्कीम है, मेरे लिए कोई ख़ास प्रोग्राम है। मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। मैंने समुद्र में छलांग लगा दी थी। अब चाहे कितने ही तूफ़ान आए, मुझे हर हालत में हर तूफ़ान का मुकाबला करना था और इस्लाम, पाकिस्तान और जिहाद कश्मीर के अजीम मकासद को सामने रखते हुए ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान भी कुर्बान कर देनी थी। मैं बमुश्किल 3-4 घंटे ही सोया हूँगा कि शेर अली ने आकर मुझे जगा दिया। उसने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोल दिया था। कहने लगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो मुझे पिछले दरवाजे वाली गली में से निकालकर सड़क पर ले आया। सर्दियों की रात का पिछला पहर था, सख्त सर्दी थी, हल्की हल्की धुंध फैली थी, सड़क सुनसान पड़ी थी। शेर अली की स्याह रंग की छोटी इंडियन गाड़ी एक तरफ खड़ी थी। उसने मुझे अपनी साथ वाली सीट पर बिठाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। ना मैंने उससे पूछा कि वो मुझे कहाँ ले जा रहा है और ना उसने ही कोई बात की। गाड़ी नई दिल्ली की कुशादा और पिछले पैर के अंधेरे में वैरान सड़कों पर से होती हुई शहर के जनूब की तरफ चली जा रही थी। दिल्ली मैंने काफी घूम फिर कर देखी थी, मगर ये इलाका बिल्कुल अजनबी लग रहा था। मैंने यूं ही पूछ लिया कि ये इलाका कौन सा है। शेर अली ने अपने स्याह और कोट के कॉलर को चढ़ा रखे थे और उसकी आंखें सामने सड़क पर जमी हुई थीं। आहिस्ता से बोला, बेमैनी सवाल क्यों पूछते हो? मालूम होता है तुम्हारी तरबियत में कुछ कमी बाकी रह गई है। मैं शर्मसार सा होकर चुप हो गया। गाड़ी अब शहर के ऐसे इलाके में से गुजर रही थी जहां दूर दूर कोठियों की रोशनी नजर आती थी। सड़क पक्की थी और लगता था कि किसी दूसरे शहर को जाती है। काफी दूर जाने के बाद एक जगह शेर अली ने गाड़ी बाएं जानिब सड़क पर निकाल दी और ये सड़क शिकस्ता सी थी और दोनों जानिब ऊंची ऊंची झाड़ियां थीं। यहाँ सड़क पर बिजली का कोई खंभा भी नहीं लगा था। बड़ा अंधेरा था। शेर अली ने गाड़ी की हेडलाइट्स बंद करके छोटी बत्तियां रोशन कर रखी थीं और गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर दी थी। 2-3 जगहों से दाएं बाएं घूमा, फिर अंधेरे में एक मकान के दीवार के पास जाकर रुक गया। हम गाड़ी से बाहर निकल आए। ये मकान नहीं, कोई माल गोदाम लगता था। एक तरफ जूतों का ढेर लगा था। शेर अली गोदाम के दरवाजे का ताला खोलकर मुझे अंदर ले गया। गोदाम के अंदर सलीन और सर्दी थी। मैंने हाथ गरम पतलून की जेबों में दे लिए। शेर अली ने जेब से टार्च निकाल ली थी। उसकी रोशनी में हम एक जगह सीढ़ियां उतरने के बाद एक डेवड़ी में आ गए। डेवड़ी में भी आगे एक दरवाजा था। उस दरवाजे के आगे लकड़ी की अलमारी रखी हुई थी। शेर अली ने टार्च जमीन पर रखकर कहा, हाथ डालकर मेरे साथ अलमारी एक तरफ करो। हमने अलमारी को एक तरफ खिसका दिया। पीछे दरवाजा था जो बंद था। शेर अली ने दरवाजे का ताला खोल दिया। अंदर से ठंडी मरतूब हवा का झोंका मेरे शानों को छूकर गुजर गया। ये एक छोटा सा कमरा बल्कि कोठरी थी। शेर अली ने किसी जगह दीवार पर लगा हुआ बटन दबाया। कोठरी में रोशनी हो गई। मैंने देखा कि वहां दीवार के साथ एक मेज पर 2-3 वायरलेस सेट, फोटोग्राफी का सामान, एक अनलार्जिंग ऑपरेटिस, माइक्रोफिल्म बनाने वाला कैमरा पड़ा था। यहाँ फिल्म डेवलपिंग का प्रोसेस भी मौजूद था। शेर अली ने स्टूल मेज के करीब कर दिया और मुझे बैठने को कहा। वो खुद ओवरकोट उतारकर दूसरे स्टूल पर बैठ गया। कोठरी में मरतूब ठंडक थी। करीब ही एक माइक्रोस्कोप पड़ी थी। शेर अली कहने लगा, तुम्हें यहाँ रहकर माइक्रोफिल्म प्रोसेसिंग, खुफिया कोड, फोटोग्राफी और सिग्नल के खुफिया इशारों की ट्रेनिंग हासिल करनी होगी। मैंने बेजारी के साथ पूछा, ये ट्रेनिंग कितने दिनों की होगी? 3 माह लगेंगे। मैं ट्रेनिंगें ले लेकर तंग आ गया था। अब मैं मैदान में अमल में छलांग लगाना चाहता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला, बल्कि साबित हो गया कि ये ट्रेनिंग कोर्स किस कदर ज़रूरी थे। इनके बगैर कोई भी कमांडो जासूस एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि उल्टा उसका दुश्मन उसके हाथों पकड़े जाने का डर होता है। मेरा मतलब है, बहुत जल्दी पकड़े जाने का खतरा होता है। ये आखिरी ट्रेनिंग का मरला भी बेहद हिम्मत तलब और मुश्किल निकला। मुझे उस कोठरी और उसके साथ वाले निस्बतन कुशादा हाल में 3 माह के लिए बंद कर दिया गया। मुझे गोदाम की खस्ता हाल मतरूका इमारत से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। शेर अली सुबह मुँह अंधेरे आ जाता। वो नाश्ता और खाना साथ लाता था।
दोपहर तक वो मुझे फोटोग्राफी और सिग्नल के खुफिया इशारों और माइक्रोस्कोप पर माइक्रोफिल्म प्रोसेसिंग की मुश्किल तरीन ट्रेनिंग देता। मेरे ये 3 महीने इंतहाई मुशक्कत के महीने थे। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं कैद होकर रहकर कोई चिल्ला काट रहा हूँ। लेकिन शेर अली ने इन 3 महीनों में मुझे वायरलेस और रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए खुफिया यानी कोड इशारों से पैगाम रसानी और माइक्रोफिल्म प्रोसेसिंग का माहिर बना दिया। माइक्रोफिल्म की एक नई टेक्निक शेर अली ने मुझे समझाई और उसकी पूरी तरबियत दी। जासूसी और खुफिया पैगाम रसानी के इस तरीके को पकड़ना बहुत मुश्किल था। दूसरी जंग अजीम में जर्मनी के जासूसों ने यह तरीका ईजाद किया था। इंडिया में ये बिल्कुल नया था और उसकी कामयाबी के 100% चांस थे। तरीका यह था कि एक आम खैरियत के खत में हर जुमले के बाद जो नुक्ता डाला जाता यानी फुल स्टॉप का नुक्ता, ये इंटेलिजेंस का नुक्ता होता था। ये किसी भी फिक्रे के आखिर में कागज़ पर जुमले के बाद चिपका दिया जाता था। इस नुक्ते में वो पूरा खुफिया पैगाम होता था जिसे अलग कागज़ पर लिख के माइक्रोस्कोप से छोटा करते हुए एक नुक्ते में मरकूज कर दिया जाता था और फिर ये नुक्ता सुई से उठाकर कागज़ पर फिक्रे के आखिर में बतौर फुल स्टॉप चिपका दिया जाता। जिसको ये पैगाम भेजना होता था वो शख्स इस नुक्ते को उठाकर माइक्रोस्कोप या किसी दूसरे आलात के जरिए इनलार्ज करता और सारा मजमून उसके सामने आ जाता था। शेर अली ने मुझे रेडियो ट्रांसमीटर पर खुफिया सिग्नल्स के इशारे भी ज़बानी याद करा दिए। इन इशारों की मदद से मैं कोड अल्फाज में अपने साथी को इंडिया में किसी भी जगह पैगाम पहुंचा सकता था और उसका पैगाम वसूल भी कर सकता था। जब मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई तो शेर अली मुझे रात के वक्त उस माल गोदाम के कैद खाने से निकालकर अपने रेस्तोरां वाले बेडरूम में ले गया। कहने लगा, अब तुम सो जाओ, कल का दिन भी तुम इसी बेडरूम में रहोगे और आराम करोगे। कल रात को मैं तुम्हें कुछ बातें ज़बानी बताऊंगा जो इंतहाई ज़रूरी हैं। उसके बाद आपने सीक्रेट मगर ख़तरनाक मिशन पर रवाना हो जाओगे। वो रात और अगला दिन मैंने शेर अली के बेडरूम में कैद तन्हाई में गुजारा। दूसरे दिन रात के 8 बजे शेर अली ने अपना खाना बेडरूम में ही मंगवा लिया। नौकर खाना लेकर आया तो उसने मुझे बाथरूम में छुपा दिया। कहने लगा, मैं नहीं चाहता कि ये लोग अब तुम्हें मेरे यहाँ देखें। खाने के बाद उसने सुगार सुलगा दिया। अलमारी में से काले रंग की एक पॉकेट बुक निकालकर मेरे पास सोफे पर बैठ गया और कहने लगा, कमांडो शेरवान ने तुम्हें राह के बारे में जो ब्रीफिंग दी है उससे उसने मुझे पूरी तरह आगाह कर दिया है। तुम्हारा मिशन बड़ा नाजुक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसी तुम्हें तरबियत दी गई है और इस्लाम, पाकिस्तान और कश्मीर की जंग आज़ादी के बारे में तुम्हारे दिल में जो जज्बा मौजूद है, अगर तुमने अक्लमंदी और होशियारी से काम लिया तो तुम अपने मिशन में ज़रूर कामयाब होगे और जहाद कश्मीर पाकिस्तान के इस्तेकाम और इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दोगे और हिंदू साम्राज्य की इस्लाम दुश्मन साजिशों को कारी ज़रब लगाओगे। अब तुम्हें वो स्कीम बताता हूँ जिस पर अमल करते हुए तुम्हें अपने मिशन को कामयाब बनाना है। इस वक्त कश्मीर में मुजाहिदीन की सरगर्मियाँ अपने अरूज पर हैं और इंडियन फौजी यूनिटों को हर महाज पर शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारतीय हुकूमत कश्मीर में धड़ाधड़ फौजें भेज रही है और उनको असला की सप्लाई दिन रात जारी है। अंदर हुकूमत की मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स की फौजी शाख को खुफिया इदारे रा के मतहत कर दिया गया है। रा का हेडक्वार्टर तो दिल्ली में कैबिनेट सेक्रेटरीट में है, लेकिन कश्मीर में फौजी सरगर्मियों के तमाम अमूर कश्मीर अफेयर्स वाली शाख के हेड ऑफिस में तय पाते हैं। दिल्ली से अहमदाबाद मुंतकिल कर दिया गया है ताकि गैर मुल्की इंटेलिजेंस की नज़र में उस पर ना पड़ सके। इस रात को इंतहाई खुफिया रखा गया है। इस महकमे का इंचार्ज गुजरात का काठियावाड़ का रहने वाला एक तजर्बाकार सिविल अफसर है जिसका नाम GD पांडे यानी गोगल दास पांडे है। उसके महकमे को स्पेशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन हकीकत में कश्मीर में जितनी नई फौजी यूनिटें जाती हैं और उनके लिए जहाँ जहाँ से असला से भरी हुई स्पेशल मिलिट्री ट्रेनें जम्मू की तरफ रवाना होती हैं, वो सब इस महकमे के इशारों पर चलती हैं। इस महकमे का बराह रास्त भारतीय फौजी हाई कमांड से सिलसिला जुड़ा हुआ है। इंडियन फौजी हाई कमांड कश्मीर में फौजों की नकलो हरकत की जो स्कीम तैयार करके इस महकमे के सरबराह GD पांडे को भेज देता है और फिर मिस्टर पांडे का महकमा उस स्कीम पर अमल करते हुए फौजों को भारत की मुख्तलिफ छावनियों से रवानगी और असला की तरसील का सारा काम खुफिया तौर पर अपनी निगरानी में कराता है। दूसरी बात यह है कि कश्मीरी मुसलमानों ने क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान किया था, लेकिन भारतीय हुकूमत ने फ़ौरन वहां अपनी फ़ौजें दाखिल करके कश्मीर पर ज़बरदस्ती अपना कब्जा जमा लिया था। अब कश्मीरी मुसलमान जिनकी रियासत कश्मीर में वाज़ेह अक्सरियत है अपने हक़ के खुदा इरादियत के लिए लड़ रहे हैं, तो इंडियन हुकूमत ये समझती है कि पाकिस्तान इन कश्मीरी मुसलमानों की अपने कमांडो भेजकर मदद कर रहा है, जो बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि कश्मीरी मुसलमानों का तो बच्चा बच्चा कमांडो बनकर अपनी बका की जंग लड़ रहा है। उन्हें बाहर की मदद की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरी मुसलमानों को इस्लाम के नाते इखलाकी मदद ज़रूर मिल रही है।
लेकिन फौजी मदद का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन चूंकि भारतीय हुकूमत ने अपने तौर पर यह तय कर लिया है कि पाकिस्तान कश्मीरी मुसलमानों की मदद कर रहा है, इसलिए इंदिरा गांधी की हुकूमत पाकिस्तान में तखरीबकारी का एक बहुत खतरनाक और वसी मंसूबा बना रही है। ये मंसूबा इंदिरा गांधी के तैयार करदा उसी बदनाम खुफिया इदारे रा की कश्मीर अफेयर्स वाली शाख के जरिए तैयार किया जा रहा है और उसका इंचार्ज भी यही डीजी पांडे है। इस नापाक मंसूबे के जरिए पाकिस्तान में तखरीबकारी की जाएगी, बम के धमाके किए जाएंगे, मसाजिद में बम फेंककर मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ लड़ाया जाएगा, मजहबी मुनाफरत फैलाई जाएगी। मैं बड़ी तवज्जो से शेर अली की बातें सुन रहा था। मेरा जहन उसकी बातों के साथ साथ चल रहा था। एक पल के लिए वो खामोश होकर मेरी तरफ गौर से देखने और सुगार के कश लेने लगा। फिर उसी तरह मेरी आंखों में आंखें डाले बोला, तुम्हें अहमदाबाद जाकर रा की कश्मीर अफेयर्स के हेड ऑफिस के इंचार्ज जीडी पांडे यानी गोगल दास पांडे तक रसाई हासिल करनी है। रसाई भी इस तरीके की हासिल करनी है कि वो तुम पर बेहद एतमाद करने लगे। उसके बाद तुमने अहमदाबाद में ही अपना एक खुफिया हेडक्वार्टर बनाना होगा। तुम कश्मीर में ताज़ा इंडियन फौजी यूनिटों की नकलो हरकत और असला की सप्लाई के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करके उन मालूमात की रिपोर्ट कोड अल्फाज में मुझे यहाँ पहुँचाओगे। मैंने तुम्हें अपना रेडियो ट्रांसमीटर के खुफिया सिग्नल बता दिए हैं, बल्कि तुम्हें याद करा दिए हैं। एक बात याद रखना, तुम हमेशा मुझे रात के 12 बजे से 1 बजे के दरमियान रेडियो ट्रांसमीटर पर पैगाम दिया करोगे। मैंने शेर अली को सवाल किया, मैं इससे पहले अहमदाबाद कभी नहीं गया। इस शहर के बारे इतना ज़रूर जानता हूँ कि यहाँ एक अरसा तक मुसलमान बादशाह हुकूमत करते रहे हैं और सुल्तान रज़िया सुल्ताना इसी सूबे की मलका थी, और दूसरे ये कि हिंदुओं का मशहूर मंदिर सोमनाथ इसी सूबे में किसी जगह पर वाक़ है, जिसके बुत महमूद गज़नवी ने पाश किए थे और हिंदू राजाओं के बेपुनाह लश्कर को सोमनाथ के मैदान में शिकस्त फाश दी थी। शेर अली मुस्कुराते हुए बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये उसी सूबे गुजरात काठियावाड़ का दारुल हुकूमत है और उसका इस्लामी नाम अहमदाबाद है। ये कपड़े के कारखानों का शहर है और बहुत बड़ी तिजारती मंडी है, और यहाँ कुतुब शाही खानदान के कई शाही महल्लात और तारीखी इमारतें अब तक मौजूद हैं। बहरहाल वहाँ हमारा एक गुजराती मुसलमान मुजाहिद तुम्हारी इब्तिदाई इमदाद के लिए मौजूद होगा। वो तुम्हारी कुछ दूर तक रहनुमाई करेगा, आगे सारा काम तुम अकेले ही करोगे। अब मेरी बात तवज्जो से सुनो। ये जो मिस्टर जीडी पांडे है, मैं तुम्हें उसकी तस्वीर भी दिखा दूंगा। ये शख्स वैसे तो इंडियन ब्यूरोक्रेसी का पुराना ICS अफसर है, बड़ा पढ़ा लिखा है, मगर दूसरे हिंदुओं की तरह ये भी बेहद तौह परस्त आदमी है। ये जैनी है, यानी जीन मत का पैरोकार है और जीन धर्म को ही निजात का वाहिद जरिया समझता है, इसलिए तुम उसे जीन मत के एक वरदान साधु के रूप में मिलोगे। कमांडो शेरवान की ज़बानी मुझे ये भी मालूम हो चुका है कि कश्मीर में तुम्हें हिंदू अज़म के तमाम फ़िरक़ों की मुकम्मल तालीम दी गई है। यकीनन तुम जीन मज़हब के बारे में पूरी मालूमात रखते होगे। वैसे मैं तुम्हें अंग्रेज़ी में लिखा हुआ एक किताब भी दूंगा, जिसमें जैन मज़हब के बानी महावीर की ज़िंदगी के हालात और हिंदू धर्म के इस फ़िरके के बारे में मुकम्मल मालूमात दर्ज हैं। महात्मा गांधी भी जैन मत के मानने वालों में से था, मगर जीडी पांडे तो जैन धर्म का दीवाना है और इस धर्म के बानी महावीर का आशिक है। तुम उसकी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए उसका एतमाद हासिल करोगे। अब ये तुम्हारी मौके शनासी और अक्ल पर मुनहसर है कि तुम जीडी पांडे को किस हद तक अपने काबू में करते हो। वैसे ज़रूरत इस बात की है कि उसे पूरे काबू किया जाए। थोड़ी बहुत रसाई हासिल कर लेने से हमारा काम नहीं चलेगा। मैं खामोशी से बैठा शेर अली की ज़बान से अदा होने वाले एक एक लफ्ज़ को बड़े गौर से सुन रहा था और उसे अपने दिमाग में बिठाता जा रहा था, क्योंकि इन बातों ने आगे चलकर मेरे काम आना था। शेर अली कहने लगा, हमारा अहमदाबाद वाला आदमी इस सिलसिले में भी तुम्हारी मदद करेगा। जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, ये आदमी कोई जासूस नहीं है, इसका पाकिस्तान से भी कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। वो भारत में रहने वाले हज़ारों मुसलमानों की तरह का एक आम मुसलमान है, जिसको हिंदू अपना ज़र खरीद गुलाम समझता है और जिसकी तरक्की के तमाम रास्ते हिंदू ने मसदूद कर रखे हैं। शेर अली ने मुझे उस आदमी का नाम बताया। मैं असली नाम की जगह आपको उसका फर्जी नाम बताए देता हूँ। मैंने उसका फर्जी नाम करीम भाई रखा है। ये नाम गुजरात काठियावाड़ मुसलमानों में बड़ा आम नाम है, शेर अली ने कहा। हिंदुस्तान के दूसरे मुसलमानों की तरह करीम भाई को भी इस बात का यकीन हो चुका है कि हिंदू इस्लाम का दुश्मन है और वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की पूरी नस्ल को या तो हिंदू बना देना चाहता है या फिर उसे माशी और इक्तिसादी एतबार से इतना तबाहाल कर देना चाहता है कि भारत के मुसलमान की हैसियत एक भिखारी से ज्यादा ना हो। चुनांचे करीम भाई ने अपने और इस्लाम के दुश्मन के खिलाफ मरते दम तक जिहाद करने का अहद कर रखा है और उसका दुश्मन और मेरा दुश्मन और हमारे दीन इस्लाम का दुश्मन सिर्फ हिंदू और हिंदू ही है।
सिख तो जिधर मंदिर जाता है उसी तरफ जाते हैं, उनकी इंडिया में अपनी कोई हैसियत नहीं है, एक तरह से वो भी मुसलमानों के दुश्मन ही हैं। फिर शेर अली ने मुझे बताया कि करीम भाई मुझे अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर लेने आया होगा, मैं उसे तुम्हारे जाने के बाद अपने खुफिया ज़राए से इतला कर दूंगा, मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। शेर अली ने मुझे पॉकेट बुक में से करीम भाई की पासपोर्ट साइज की तस्वीर दिखाई, जिसने उस शक्ल को अच्छी तरह से मैंने ज़हन नशीन कर लिया। तुम अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर उसे पहचान कर उसके पास जाओगे, वो तुम्हें स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 के बुक स्टॉल पर खड़ा मिलेगा। तुम अस्सलामु अलैकुम कहकर उससे मुसाफिया करोगे। वो कोड अल्फाज में तुमसे पूछेगा आपने तो पिछले स्टेशन पर उतरना था। तुम उसके जवाब में कहोगे मुझे शेर के शिकार का शौक है, क्या तुम मुझे शेर के शिकार पर ले चलोगे? बस तुम्हारी शनाख्त मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद करीम भाई तुम्हें अपने यहाँ ले जाएगा। अब मैं तुम्हें राह के कश्मीर अफेयर्स के हेडक्वार्टर के इंचार्ज मिस्टर GD पांडे की तस्वीर दिखाता हूँ। शेर अली ने उसी पॉकेट बुक में से मुझे GD पांडे की तस्वीर भी निकाल कर दिखाई। एक भारी चेहरे और मोटी तोंद वाले बीमार से हिंदू की तस्वीर थी, जिसके सर के बाल गंजे थे, कानों के ऊपर थोड़े थोड़े सफ़ेद बालों की झालर सी लगी थी, मूंछों के बाल भी सफ़ेद हो चुके थे। उसने सफ़ेद मलमल का कुर्ता पहना हुआ था, जैसा उस जमाने के कांग्रेसी लीडर पहना करते थे और अब भी पहनते हैं। नीचे उसने मलमल की दोहरी धोती पहनी हुई थी और बाग में एक कुर्सी पर बैठा था। शेर अली ने कहा, ये पांडे की कोठी के लान में उतरी हुई तस्वीर है। यूँ समझ लो कि तुमने इस शख्स पर फतह हासिल करनी है और इसके दिलो दिमाग पर कब्जा करना है, और ये काम तुम दौलतमंद बनकर, मुल्क के लीडर बनकर, मुल्क के हीरो बनकर नहीं कर सकते। सिर्फ इस शख्स के अकीदे की नाजुक रग को अपने हाथों में कर सकते हो, और उसका एक ही रास्ता है कि तुम जैन मत के दौरान और शास्त्री बनकर उसके सामने जाओ। अगर तुमने अपनी बातों से उसको मुतासर कर दिया तो फिर समझ लो कि तुम्हारा आधे से ज़्यादा कमांडो मिशन उसी वक्त मुकम्मल हो गया, क्योंकि कश्मीर के महाज पर इंडियन फौजी हाई कमांड की सारी हिकमत अमली इस शख्स GD पांडे के ऑफिस में तैयार होती है। बातें करते करते रात के 9:30 बज गए। शेर अली ने अपने मुलाजिम को जो खाना लेकर आया था कह दिया था कि मैं अब सो जाऊंगा, मुझे डिस्टर्ब न किया जाए। चुनांचे इस दौरान वहां कोई भी ना आया। शेर अली ने खुद बिजली की केतली में पानी गर्म करके काफ़ी तैयार की। शेर अली कहने लगा, जैनी वरुदान या साधु बनने के लिए तुम्हारे लिए ज़रूरी होगा कि तुम जैनी अवतार सावरधन की मुड़ी पर जाकर वहां से 4 घंटों वाला मंगलसूत्र लेकर उसे अपनी दाईं कलाई में बांधो। मैंने पूछा, ये जैनी अवतार कौन था और उसकी मुड़ी कहाँ पर है? शेर अली ने कहा, हिंदू धर्म खुद भी चूं चूं का मुरब्बा है और उसके आगे जो फिरके हैं उनकी बातें भी अकल से कोसों दूर है। जैन मत वालों का अकीदा है कि जैन मत के बानी महावीर जयवर्धन ने तीसरी बार बीकानेर के एक राजा के घर अवतार बनकर जन्म लिया था और उसका नाम सावरधन था। सावरधन यहीं महावीर की तरह राजपाट छोड़कर जंगलों में सारी उम्र रहा और मरने के बाद लोग उसे नंदी कुंड ले गए, जो बीकानेर से 8 मील के फासले पर है, और जहां उस जमाने के राजा की दाश्ताओं की मड़ियां हैं जिनके ऊपर संगे मरर की छतरियां बनी हुई हैं। उनके करीब ही जैनी अवतार सावरधन की मड़ी है, जहां एक छोटा सा मंदिर बना है। वहां एक ज्ञानी पंडित बैठता है। यह मंगलसूत्र तुम्हें वही पंडित देगा, मगर उससे पहले उस बात की पूरी तसल्ली करेगा कि तुम जैन मत के बारे में पूरी मालूमात रखते हो और महावीर स्वामी के सच्चे परस्तार हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, इस बात की फिक्र न करें, मैं इस पंडित को कायल कर लूँगा। उसके बाद मुझे शेर अली ने अंग्रेजी की छोटी सी किताब निकाल कर दी जो जैन मत के बानी महावीर जयवर्धन के बारे में थी। उसे तुम पूरी तरह पढ़ लेना, ये तुम्हारी मालूमात में मजीद इजाफा करेगी। सुगार की राख आतिशदान में झाड़ते हुए शेर अली खान ने कहा, बाकी तुम्हारे पास जो टैबलेट बम अस्प्रो की गोलियों की शक्ल में हैं वो तुम अपने पास ही संभाल कर रखना। ये धमाका खेज खुफिया बम तुम्हारे बड़े काम आ सकते थे, मगर उन्हें खास खास मौके पर इस्तेमाल करना। इस कोड जबान में लिखा हुआ फार्मूला भी तुम अपने पास ही रखना। मैंने अगर तुम्हें कोई मामूली खैरियत का कोई खत लिखा तो खत की आखिरी सतर के आखिरी फुल स्टॉप वाले नुक्ते को उठाकर इनलार्ज कर लेना, उसी में तुम्हारे नाम मेरा खास पैगाम होगा। तुम भी अगर कोई पैगाम मुझे रेडियो सिग्नल के जरिए ना पहुंचाना चाहो तो खत लिख देना और अपना खत पैगाम के आखिरी फिक्रे के आखिर में फुल स्टॉप में बंद कर देना। मैं इस नुक्ते को इनलार्ज करके तुम्हारा खुफिया पैगाम पढ़ लूंगा।
बाकी तुम्हें अगर कोई खुफिया पैगाम रेडियो सिग्नल के जरिए कमांडो शेरवान को देना हो तो तुम्हें शेरवान ने अपने ट्रांसमीटर के खुफिया इशारे जरूर समझा दिए होंगे। जी हाँ, वो सिग्नल इशारे मुझे याद हो चुके हैं और आपके ट्रांसमीटर के सेट के खुफिया सिग्नल भी मैंने जहन नशीन कर लिए हैं। शेर अली बोला, और ये बात भी याद रखना कि मुझे रेडियो सिग्नल के जरिए जब भी कोई पैगाम भेजना हो तो हमेशा रात के 12 बजे और 1 बजे के दरमियान भेजना। उस वक्त मेरा खुफिया छोटा रेडियो ट्रांसमीटर सेट मेरे इसी बेडरूम में मेरे पास ही होता है। कमांडो शेरवान ने भी मुझे उसी वक्त पैगाम के सिग्नल भेजता है। रात के 10 बज चुके हैं। मैं शेर अली से पूछने ही वाला था कि मुझे अहमदाबाद अपने मिशन पर किसी वक्त रवाना होना है कि उसने सोफे से उठते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना थोड़ा सा हुलिया तब्दील कर लो। तुम्हारी मूंछें नहीं हैं, तुम छोटी छोटी मूंछें रख लो और बालों का स्टाइल भी तब्दील कर लो। उसकी वजह यह है कि मेरे रेस्टोरेंट के आदमियों ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया है। ये मेरी मजबूरी थी क्योंकि अहमदाबाद में तुम एक हिंदू बनकर जाओगे जो जैन मत का मानने वाला वरदान और शास्त्री है। तुम अपना कोई हिंदुवाना नाम अभी मत रखना। करीम भाई तुम्हें गुजरात काठियावाड़ का कोई हिंदुवाना नाम बता देगा। दूसरे मॉडर्न साधु बनकर जीडी पांडे के पास जाओगे। आगे वहां जैसे हालात हों वैसे ही करना। करीम भाई इस सिलसिले में तुम्हें सही मशवरा देगा। जैन मत का साधु बनने के लिए तुम्हें लंबे लंबे दाढ़ी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस सफेद कुर्ता, सफेद धोती और चप्पल ही काफी रहेगी। जैन मत के साधु सफा चट भी होते हैं। सिर्फ माथे पर तुम्हें जैनी तलक लगाना होगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं आज ही से मूंछें बढ़ानी शुरू कर देता हूँ। बालों का स्टाइल भी तब्दील कर लेता हूँ। अगर जट्टाधारी साधु बनना पड़ा तो वो भी बन जाऊंगा। अगर करीम भाई ने कहा कि अंग्रेजी कपड़ों वाला मॉडर्न सवामी ही बना रहूं तो यही कपड़े ठीक रहेंगे। सिर्फ माथे पर तलक लगा लूंगा। शेर अली ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। वो मेरे लिबास का जायजा ले रहा था। कहने लगा, अहमदाबाद में इतनी सर्दी नहीं होती, वहां तुम्हें स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक कोट ही काफी रहेगा, या ये जैकेट जो तुमने पहन रखी है ठीक रहेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि लिबास का फैसला भी तुम करीम भाई से मिलकर ही करना। हो सकता है वो तुम्हें सफेद खद्दर का कुर्ता पजामा और खद्दर की जैकेट पहनने का मशवरा दे, क्योंकि आजकल के मॉडर्न जैनी साधु आमतौर पर ऐसा ही लिबास पहनते हैं। सिर्फ कटर किस्म के जैनी साधु या तो नंगे रहते हैं और या फिर सफेद खद्दर का कुर्ता और धोती पहनते हैं। अच्छा, अब तुम आराम करो। मैंने पूछा, मुझे अहमदाबाद किस वक्त रवाना होना होगा? शेर अली ने माथे पर उंगली फेरते हुए कहा, यह बताना तो मैं तुम्हें भूल ही गया था। वो ऐसा है कि मैंने बड़ौदा एक्सप्रेस में तुम्हारी सेकंड क्लास की सीट रिजर्व करवा दी है। तुम्हें सबसे पहले अहमदाबाद जाकर करीम भाई से मुलाकात करनी होगी। मैंने तुम्हें बता दिया है कि वो तुम्हें प्लेटफार्म नंबर 1 के बुक स्टॉल पर मिलेगा। तुम्हें उसकी फोटो भी दिखा दी है। उससे मिलने के बाद तुम बीकानेर साधु वर्धन उतार की मढ़ी पर जाओगे और वहां के जैनी पंडित से 4 गांठों वाला कलाई पर बांधने के लिए मंगलसूत्र हासिल करोगे। उसके बाद तुम राह के अहमदाबाद वाले हेडक्वार्टर के चीफ गोगलदास पांडे से राब्ता पैदा करने के बारे में कोई हिकमत अमली तैयार करोगे। तुम्हारी गाड़ी सुबह 6:15 बजे नई दिल्ली के स्टेशन से चलेगी। अब तुम सो जाओ, सुबह मुलाकात होगी। शेर अली दरवाजा बंद करके चला गया। मैं बिस्तर पर लेट गया और जैन मत के बानी के बारे में उसने मुझे जो अंग्रेजी किताबचा दिया था उसका मुताला करने लगा। ये कोई 150 सफ़े की किताब थी। मैंने बिस्तर पर लेटे लेटे सारी किताब पढ़ ली। उस किताब से जैन मत के बानी और जैन धर्म के मुतल्लिक मेरी मालूमात में बड़ा अहम इजाफा हुआ और इन मालूमात ने आगे चलकर मुझे बेहद फ़ायदा पहुँचाया। सुबह 5:30 बजे शेर अली ने मुझे जगा दिया। पिछली गली वाली सड़क पर उसकी गाड़ी खड़ी थी। हम गाड़ी में खामोशी से बैठ गए। सर्दियों के मौसम में सुबह 5 बजे तक हल्का हल्का रात का अंधेरा बाकी रहता है। नई दिल्ली की सड़कों पर बत्तियां जल रही थीं। गाड़ियों की ट्रेनिंग अभी शुरू हो गई थी। शेर अली ने नई दिल्ली के स्टेशन से कुछ फासले पर ही गाड़ी रोक दी और मेरी तरफ देखकर कहा, खुदा पर भरोसा रखना, तुम्हारे सामने बड़ा अहम मगर खतरनाक मिशन है। एक बात मैं तुम्हें जरूर कहूंगा, कमांडो जासूस के हर वक्त पकड़े जाने का खतरा होता है। अगर कभी पकड़े गए और दुश्मन के तशद्दुद की अजियत बर्दाश्त न कर सके और मौत सामने आकर खड़ी हो गई तो हम में से किसी का नाम जबान पर न लाना। मैंने शेर अली का हाथ दोनों हाथों में लेकर कहा, इससे पहले कि आप लोगों का नाम मेरी जबान पर आए, मेरी जबान हमेशा के लिए खामोश हो चुकी होगी। शेर अली ने गाड़ी से बाहर निकलकर मुझे गले लगाया और मुझसे मजीद कोई बात न की। खुदा हाफिज भी न कहा और गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन अब बहुत शानदार हो गया है। कहते हैं किसी जमाने में ये छोटा सा स्टेशन हुआ करता था। बाहर गाड़ियां पार्किंग में खड़ी थीं।
सुबह हो रही थी, टिकट मेरे पास ही था। मैं गेट पर टिकट चेकर को टिकट दिखाकर प्लेटफार्म पर आ गया और सेकंड क्लास के रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर बैठ गया। बड़ौदा एक्सप्रेस ने दिल्ली से आना था, वो कुछ लेट आई। मेरी सीट सेकंड क्लास में रिजर्व थी। ये 4 सीटों वाला डब्बा था, 3 और मुसाफिर पहले से बैठे थे। मैंने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान न दिया और अपनी सीट पर आराम से बैठ गया। नई दिल्ली से अहमदाबाद तक काफी लंबा सफर था। ट्रेन पूरे राजस्थान में से होकर गुजरी। रास्ते में जो बड़े बड़े शहर आए उनके नाम मुझे आज भी याद हैं। पहले अलूर का स्टेशन आया, फिर जयपुर और अजमेर शरीफ आए। उसके बाद बिवार और ओतेपुर के स्टेशन भी गुजर गए। उसके बाद अहमदाबाद तक कोई बड़ा शहर ना आया। ट्रेन काफी देर तक चलती रही। मैं दूसरे दिन सुबह 9 बजे के करीब अहमदाबाद पहुंचा। रास्ते में एक जगह ट्रेन को लाइन ज़ेर तामीर होने की वजह से काफी देर रुकना पड़ा। अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन मैंने उससे पहले नहीं देखा था। ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 7 पर खड़ी हुई थी। मैं एक कुली से पूछकर प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ गया। मैं बुक स्टॉल तलाश करने लगा। आखिर एक जगह मुझे काउंटर के ऊपर रिसाले और किताबें वगैरह नजर आईं। मैं बुक स्टॉल की तरफ बढ़ा। बुक स्टॉल के कोने में एक शख्स काउंटर पर कोनी टिकाए बड़े सुकून से खड़ा बीड़ी पी रहा था। मैंने उसे पहचान लिया, ये करीम भाई था। मैंने आगे बढ़कर उसे अस्सलाम वालेकुम कहा और उसे मुसाफे किया। करीम भाई ने कोड अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मुझसे पूछा, आपने तो पिछले स्टेशन पर उतरना था। मैंने उसके जवाब में खुफिया जबान में कहा, मुझे शेर के शिकार का शौक है, क्या तुम मुझे शेर के शिकार पर ले चलोगे? करीम भाई ने बीड़ी फेंक दी और हाथ के इशारे से कहा, मेरे साथ आओ। वो मुझे लेकर स्टेशन से बाहर आ गया। यहाँ वाकई मौसम बड़ा खुशगवार था। सर्दी ना होने के बराबर थी। मैंने जैकेट के बटन खोल दिए। स्टेशन के बाहर बड़ी रौनक थी। गुजराती लोग धोती कुर्ता पैंट कमीज पहने सड़क पर आ जा रहे थे। उनके रंग जर्द थे। गुजराती औरतें रंग बिरंगी साड़ियों में मलबूस थीं। कुछ शलवार कमीज वाली औरतें भी नजर आईं। सड़क पर खूब ट्रैफिक थी। सामने एक दीवार पर फिल्मों के गुजराती और हिंदी जबानों में लिखे हुए बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। एक तरफ रक्षा और टैक्सी स्टैंड था। कई मर्दों ने कांधों पर छतरियां लटका रखी थीं। करीम भाई मुझसे 2-3 कदम आगे चल रहा था। मैं समझ गया कि वो मेरे और अपने दरमियान फासला रखना चाहता है। मैंने उसके करीब होने की कोशिश ना की। एक तरफ पार्किंग स्टैंड पर कुछ गाड़ियां खड़ी थीं। करीम भाई ने एक पुरानी बुसीदा सी निस्वारी रंग की छोटी मोरस गाड़ी का दरवाजा खोला और मुझे पिछली सीट पर बैठने का इशारा करके खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी स्टेशन के अहाते से निकलकर अहमदाबाद के बाजारों में से गुजरने लगी। उस वक्त तक अहमदाबाद मेरे लिए बिल्कुल अजनबी शहर था, लेकिन कुछ अरसा बाद मैं शहर की तमाम सड़कों, मोहल्लों और मॉडर्न बस्तियों और कॉलोनियों से वाकिफ हो गया था। चुनांचे मैं यहाँ ये नहीं ज़ाहिर करूंगा कि करीम भाई मुझे शहर से बाहर कौन सी बस्ती और इलाके में ले गया। उसने गाड़ी एक जगह दरख्तों के पास खड़ी कर दी, जहाँ आसपास आबादी काफ़ी फासले पर थी। दूर रेलवे लाइन थी जहां एक माल गाड़ी गुजर रही थी। करीम भाई मुझे साथ लेकर एक तरफ चल पड़ा। यह गैर आबाद इलाका था। एक जानिब काफ़ी दूर फैक्ट्रियों की चिमनियां धुआं उगल रही थीं। एक क्वार्टर नुमा खपरेल की ढलवान छत वाला शिकस्ता सा मकान आ गया, जिसके अहाते में लकड़ी के पुराने खोखे और रेफ्रिजरेटरों के खाली खोल और इधर उधर पड़े थे। उन पर जंग लग रहा था। क्वार्टर के आगे छोटा सा वरांडा था। करीम भाई ने चाबी लगाकर कमरे का दरवाज़ा खोला। हम अंदर चले गए। ये छोटा सा मामूली सामान वाला कमरा था। एक पुराना पलंग, 2 बेड की कुर्सियां, एक स्टूल, एक तिपाई थी। दीवारें बिल्कुल खाली थीं। एक खिड़की थी जो पिछली तरफ निकलती थी। करीम भाई ने खिड़की खोली और दूसरी तरफ ताड़ के दरख्त नजर पड़े और ताज़ा हवा अंदर आई। तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। किचन बरामदे में एक तरफ बना हुआ था। मैं कुर्सी पर बैठ गया और करीम भाई के बारे में सोचने लगा कि ये किस किस्म का आदमी है। हकीकत ये है कि उस शख्स ने मुझे ज़रा मुतासर न किया था। शेर अली के बयान के मुताबिक उस शख्स को मेरे इंतहाई अहम मिशन में बड़ा खास रोल अदा करना था, मगर मुझे नहीं लगता था कि ये शख्स करीम भाई इतने जिम्मेदार फ़रज़ को अदा कर सकेगा। लेकिन बाद में मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि ये शख्स वाकई कमाल की खूबियों का मालिक था। उसने शहर के एक बाजार में टीवी और रेफ्रिजरेटरों की मुरम्मत की दुकान खोल रखी थी। उम्र 40 के करीब थी। शादी नहीं की थी। अपनी दुकान के ऊपर चौबारे में अकेला रहता था। मोहल्ले की मस्जिद और जैन मंदिर को हर माह बाकायदगी से चंदा देता था। जैनी हिंदुओं पर असर डालने के लिए उसने अपनी दुकान के आगे प्लास्टिक का टब रखा हुआ था, जिसमें हर रोज़ वो पिसा हुआ नमक डाल देता था। गायें वहाँ से गुजरते हुए नमक चाटा करती थीं। अहमदाबाद में ये बात मैंने ख़ास तौर पर देखी थी कि जैनी हिंदू, जिनकी अहमदाबाद में अक्सरियत थी, गायों को नमक चटाते थे। आवारा गायें और बैल गली मोहल्लों में आम फिरते थे। हिंदू औरतें उनके आगे नमक और चारा डालती थीं। जैन मत के 2 अहम फ़िरके हैं। एक फ़िरके का नाम डगमंबर है, दूसरे फ़िरके का नाम सोतंबर है। डगमंबर फ़िरके के जैनी साधु टांगे नंगे होते हैं, यानी वो कोई लिबास नहीं पहनते। गलियों मोहल्लों में अलफ नंगे चलते फिरते हैं। हिंदू औरतें घरों से निकलकर उन नंगे डगमगर
साधुओं को वही खीर, आलू भाजी और पूड़ियों से तवाज़ो करती हैं। दूसरे फिरके सितंबर के साधु सफ़ेद लिबास पहनते हैं और अपने मुंह पर एक सफ़ेद रुमाल बांधे रखते हैं ताकि कोई जरासीम उनके मुंह में दाखिल होकर हलाक ना हो जाए। क्योंकि जैन धर्म अहिंसा यानी अदम तशद्दुद एक अहम तरीन अकीदा है। ये लोग किसी जानवर, कीड़े मकोड़े, मक्खी तक को नहीं मारते। चारपाइयों में अगर खटमल पड़ जाएं तो ये लोग उन्हें भी नहीं मारते। उसका इलाज ये करते हैं कि दिन के वक्त खटमलों वाली चारपाई पर किसी मजदूर को पैसे देकर सुला देते हैं। खटमल जी भरकर उस मजदूर का खून पी लेते हैं। फिर ये जैनी रात को जब उस चारपाई पर सोते हैं तो खटमल उन्हें कुछ नहीं कहते। आगे चलकर मैं जैन धर्म के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें आपको बताऊंगा। बहरहाल करीम भाई मेरे बड़े काम के आदमी निकले। शेर अली ने यूं ही मुझे उस आदमी के पास नहीं भेजा था। उस शख्स में बुनियादी बात यह थी कि वो सच्चा मुसलमान और इस्लाम और पाकिस्तान का शहदाई था। उसका ईमान था कि मजबूत पाकिस्तान के साथ ही हिंदुस्तान के 12 करोड़ गुलाम मुसलमानों की निजात वाबस्ता है। बाद में जब मैंने करीम भाई से पूछा कि उसने शादी क्यों नहीं की तो उसने जवाब दिया, मैं ऐसी औलाद नहीं पैदा करना चाहता जो हिंदुस्तान में हिंदुओं की गुलाम बनकर जिंदगी बसर करे। करीम भाई किचन में से 2 प्यालियां चाय की बनाकर ले आया। कहने लगा, इस क्वार्टर की खरीद कर मैंने अपने गोदाम बनाया हुआ है। बज़ाहिर ये गोदाम है मगर उसके नीचे एक खुफिया तहखाना है जहां मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें रखी हैं जिनकी तुम्हें और मुझे ज़रूरत पड़ेगी। हम चाय पीने लगे। करीम भाई ने बेड़ी सुलगा ली। कहने लगा, तुम्हें सबसे पहले हिंदुस्तान में आम बोली और लिखी जाने वाली हिंदी ज़बान सीखनी होगी। ये मैं तुम्हें 4 महीनों में सिखा दूंगा। ये कोई मुश्किल ज़बान नहीं है। हिंदी बोलना, लिखना और समझना तुम्हारे मिशन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ मगर तुम्हें गैर मुअय्यना मुद्दत तक इस क्वार्टर में रहना होगा। मैंने कहा, मुझे तो मंगल सूत्र लेने के लिए सावरधन अवतार की मढ़ी पर बीकानेर भी जाना है। करीम भाई ने बेड़ी का कश लगाने के बाद कहा, वो मुझे सब मालूम है, उसकी तुम फिक्र न करो। वहाँ तुम किसी भी वक्त जा सकते हो, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें मुस्तकिल तौर पर इस क्वार्टर में रहकर मुझसे हिंदी ज़बान सीखनी होगी। हिंदी ज़बान जाने बगैर अपने मकसद की तरफ एक कदम भी नहीं उठा सकते। यहाँ किचन में तुम्हें ज़रूरत की हर शय मौजूद मिलेगी। मैं रात को तुम्हें हिंदी पढ़ाया करूँगा। साथ वाले कमरे में मैंने तुम्हारे लिए धोती कुर्ते के 2 जोड़े रख दिए हैं। ये लिबास उतार कर उन्हें पहन लेना। यहाँ कभी कोई नहीं आता। अगर कोई भूला भटका आदमी आ जाए तो तुम जैनी हिंदू बनकर उससे बात करना। जीन मत के बारे में तुम बहुत इल्म रखते हो। ये बात मुझे शेर अली ने अपने खुफिया पैगाम में बता दी थी। अब मैं जाता हूँ, रात को किसी वक्त आऊँगा। किचन में तुम्हारे लिए काफ़ी राशन मौजूद है। खाना वगैरह तुम खुद तैयार करोगे। अब मैं रात को आऊँगा। करीम भाई चला गया। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं जल्दी आपको उस मकाम पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ से मेरे असल मिशन का आगाज़ होता है। मुख्तसरन ऐसा है कि मैं 3 महीने करीम भाई के इस वैरान क्वार्टर में रहा। इस दौरान करीम भाई ने मुझे उस तरीके से हिंदी ज़बान पढ़ाई कि मैं इस ज़बान को बोलने, समझने और उसे लिखने के काबिल हो गया। इस दौरान करीम भाई 2-3 बार क्वार्टर के पिछले कमरे के नीचे जो तहखाना था वहाँ अकेला ही गया। मुझे उसने तहखाने में जाने की इजाज़त ना दी। मैंने उसकी ज़रूरत भी महसूस ना की। मेरी सारी तवज्जो हिंदी ज़बान सीखने की तरफ थी। जब मुझे हिंदी ज़बान में काफ़ी शुद्ध-बुद्ध हो गई और मैं ये ज़बान पढ़ने के काबिल हो गया तो करीम भाई ने एक रात मुझे अपने सामने बैठा लिया और बीड़ी सुलगाते हुए बोला, तुमने जो अपना नाम दासवर्धना रखा है ये बिल्कुल मौजूद नाम है। अब तुम उसी नाम से यहाँ के ऊंचे तबके की सोसाइटी में अपना तारुफ कराओगे। तुमने मूछें भी बढ़ा ली हैं, इनको ज़्यादा न बढ़ाना, बस इसी तरह छोटी ही रखना। बालों को ज़रा और बढ़ाकर उनके पट्टे बना लो और जब बीकानेर जाने लगो तो माथे पर जीन मत का सुर्ख तलक ज़रूर लगा लेना। मैंने करीम भाई से कहा, करीम भाई मुझे ये बताओ कि यहाँ राके कश्मीर अफेयर्स वाले हेड ऑफिस के इंचार्ज गोगल दास पांडे से रवाबित पैदा करने के लिए किस रास्ते से होकर जाना होगा। करीम भाई मुस्कुराया। इंडिया की ऊंची सोसाइटी, खासतौर पर हिंदू सोसाइटी में राहो रस्म बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो शराब और औरत है। शराब तुम नहीं पियोगे क्योंकि तुम एक जैनी, वदवान और जैन धर्म के कट्टर पैरोकार की हैसियत से गोगल दास पांडे तक पहुंचना चाहते हो। उसके लिए भी किसी औरत का सहारा बहुत ज़रूरी है। तुमने सुना होगा, बल्कि अखबारों में छपी हुई तस्वीरों में भी देखा होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा लीडर गांधी भी 2 नौजवान लड़कियों के कांधों पर हाथ रखकर जल से जुलूसों में आया करता था। यहाँ इस किस्म की बातों को बुरा नहीं समझा जाता। ऊंचे तबके की हिंदू सोसाइटी किस कदर मादर पदर आज़ाद है उसका अंदाज़ा तुम्हें खुद आगे चलकर हो जाएगा। मैं तुम्हें अपनी मालूमात के हवाले से इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि राह हेड ऑफिस के इंचार्ज और इस्लाम दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन, कट्टर जैनी गोगल दास पांडे की सिर्फ एक ही औलाद है और वो एक जवान लड़की है।
जिसका नाम मीना कैशी है। वो बड़ी तालीम याफ्ता लड़की है, उसने शादी नहीं की, वो शादी के खिलाफ है। आज़ाद ख्याल और पूरी फैशनेबल लड़की है। यहाँ अहमदाबाद में एक पक्की उम्र की खुश शक्ल हिंदू औरत रेना लेनी साराबाई ने अपना एक डांस सेंटर खोल रखा है। गोगल दास पांडे की इकलौती बेटी मीना कैशी उसी डांस सेंटर में म्यूजिक और डांस की तालीम हासिल कर रही है। तुम्हें मीना कैशी तक रसाई हासिल करनी होगी, उस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मीना कैशी के जरिए तुम बड़ी आसानी से राके अहमदाबाद वाले हेड ऑफिस के इंचार्ज GD पांडे तक पहुंच सकोगे। लेकिन सबसे पहले अब तुम्हें बीकानेर सावर्धन की मढ़ी पर जाकर मंगलसूत्र हासिल करना होगा। मैंने उसे पूछा कि बीकानेर वहां से कितनी दूर है और मुझे किस रोज वहां जाना है। करीम भाई ने जवाब दिया, तुम इस्लाम के कमांडो सिपाही हो और कमांडो सिपाही के पास जाया करने के लिए वक्त नहीं होता। तुम कल सुबह बीकानेर की तरफ रवाना हो जाओगे। मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर रेलवे स्टेशन तक छोड़ आऊंगा। बीकानेर के लिए अहमदाबाद से सुबह सुबह एक ट्रेन रवाना होती है। तुम उस ट्रेन के जरिए बीकानेर पहुंचोगे। आगे तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्या करना है। मैं गौर करने लगा। बहुत ही बातों पर मुझे गौर करना था। मैं कांटों से भरे हुए मकान में दाखिल हो रहा था। इसमें दाखिल होने से पहले मुझे कई बातें सोचनी थी, कई बातों पर गौर करना था। करीम भाई कहने लगा, तुम्हारे एस्प्रो टैबलेट बम की 15 की 15 टिक्कियां मैंने नीचे तय खाने में संभाल कर रख ली हैं। इन बमों का फार्मूला भी उनके साथ ही मेरे पास महफूज है। जिस वक्त इन चीज़ों के इस्तेमाल का वक्त आएगा तुम यहाँ से ले जा सकते हो। तय खाने की एक फालतू चाबी मैंने पिछले कमरे की लकड़ी की जो अलमारी है उसके ऊपर रख दी है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। करीम भाई मुझे दूसरे कमरे में ले गए, जहाँ फर्श एक मैली कुचैली सी दरी से ढका हुआ था। कोने में लकड़ी की बड़ी अलमारी थी। करीम भाई मुझे दूसरे कमरे में ले गया, जहाँ फर्श एक मैली कुचैली सी दरी से ढका हुआ था। कोने में लकड़ी की बड़ी अलमारी थी। करीम भाई ने ऊपर हाथ डालकर चाबी ली, फिर कोने में एक जगह दरी को फर्श पर से हटाया। नीचे लकड़ी के फर्श में एक जगह चौखट हटाया। नीचे लकड़ी का जीना उतरता था। आगे छोटा सा दरवाजा था, यहाँ ताला लगा था। करीम भाई ने चाबी लगाकर ताला खोला। दरवाजा खोलकर अंदर बटन दबाया। तय खाने में धुंधली सी रोशनी हो गई। यहाँ छोटी मेज के आमने सामने 2 स्टूल पड़े थे। दीवार के साथ अलमारी थी। करीम भाई ने अलमारी का निचला खाना खोला। उसके अंदर 2 ट्रांसमीटर रखे थे। एक रेडियो ट्रांसमीटर था जिसके जरिए पैगाम बोलकर दिया भी जा सकता था और पैगाम सुना भी जा सकता था। दूसरा छोटा ट्रांसमीटर था जिसके जरिए सिर्फ पैगाम के सिग्नल ही दिए जा सकते थे। करीम भाई ने मुझे दोनों ट्रांसमीटर दिखाते हुए कहा, इन पर दिल्ली में शेर अली और कश्मीर में कमांडो शेरवान के साथ हमारा राब्ता कायम रहेगा। शेर अली ने दिल्ली में तुम्हें वो खुफिया सिग्नल बता दिए होंगे जिनके जरिए तुम उससे और कमांडो शेरवान से राब्ता कर सकते हो। मैंने कहा, हाँ वो खुफिया कोड सिग्नल मुझे याद है। करीम कहने लगा, अब मैं तुम्हें वो खुफिया इशारे समझाता हूँ जिनके जरिए तुम यहाँ मेरे साथ इस ट्रांसमीटर पर मुझसे बात कर सकते हो। उसने एक रेडियो ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। सीटियों की आवाज़ उभरी, फिर ये आवाज़ें बंद हो गईं। करीम भाई ने एक नाप पर 3 बार खास अंदाज में खास वक्फों के साथ उंगली बजाई। 3 बार मुख्तलिफ विफ्त के सिग्नल की ट्यून सुनाई दी। उसने कहा, यह मुझसे राब्ता कायम करने का खुफिया इशारा है। इसके बाद करीम भाई ने मुझे अपने दोनों ट्रांसमीटरों की फ्रीक्वेंसी बताई, बल्कि मुझे ज़बानी याद करा दी। कहने लगा, इस फ्रीक्वेंसी पर खुफिया सिग्नल का इशारा देकर तुम मुझसे बात कर सकते हो। मैं हर रात को 12 बजे से 1 बजे तक इस तहखाने में मौजूद होता हूँ। उस वक्त तुम मुझसे रेडियो ट्रांसमीटर पर बात कर सकते हो। जो पैगाम देना हो मुझे दे सकते हो। मैंने कहा, शेर अली ने भी यही टाइम दिया है, यानी रात के 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। करीम भाई कहने लगा, उसकी वजह यह है कि रात को फिजा में रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन और फौजी वायरलेस के सिग्नल्स इतने ज्यादा नहीं होते। दूसरी बात यह है कि मेरे दोनों ट्रांसमीटर में एक इजाफी टेप लगी हुई है। उस टेप पर दिन के वक्त मेरी अदम मौजूदगी में भी तुम्हारा पैगाम उस पर रिकॉर्ड हो जाएगा, जो मुझ तक पहुंच जाएगा। उसने अलमारी का खाना बंद कर दिया और तय खाने का दरवाजा लॉक करके हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे में आ गए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।